नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है कि आप तक हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी विकास की जानकारी पहुंचाई जा रही है, जो किया जा रहा है विकास, उसे आप तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार हरियाणा का विकास किया जा रहा है और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में लगभग 141 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और मुख्य बस अड्डे के पास बनाए गए महावीर चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। इन्हें प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है। हर दिन नई योजनाएं जहां हरियाणा के विकास और जनता के लिए लाई जा रही हैं, तो वहीं इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द जनता को समर्पित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को दो परियोजनाओं की सौगात दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में लगभग 141 करोड़ की लागत से तैयार हुई दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और मुख्य बस अड्डे के पास बनाए गए महावीर चौक अंडरपास को प्रदेशवासियों को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले गुरुग्राम को एक विकसित शहर बनाने की जो यात्रा शुरू हुई थी, उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। समर्पित की गई परियोजनाओं से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बसई फ्लाईओवर का फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वहीं पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों परियोजनाओं को लेकर प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर गांव वसई के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में करवाए गए गुरुग्राम के विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज दो बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण से गुरुग्राम शहर विकास के मामले में 2 कदम और आगे बढ़ गया है। उन्होंने पिछली सरकारों और वर्तमान बीजेपी सरकार की कार्यशैली में अंतर के बारे में बोलते हुए कहा कि साल 2014 से पहले की सरकार के समय में गुरुग्राम को एक कामधेनु गाय की तरह समझा जाता था, जिसका सिर्फ दोहन किया गया। उस समय इस शहर की देखभाल के लिए योजनाएं नहीं बनाई गई और बनी भी होंगी तो लागू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद गुरुग्राम में विकास और उससे जुड़ी योजनाओं को विस्तार देने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी GMDA का गठन किया गया, ताकि शहर के विकास की योजनाएं यहीं बने और यहीं पर स्वीकृत हों। इसके लिए चंडीगढ़ फाइल न भेजनी पड़े। GMDA के गठन से गुरुग्राम के विकास को गति मिली है। जैसा ये कहा कि एक गुरुग्राम का वो नक्शा मैंने देखा है 90s का, 90, 91, 92 में कभी ना कभी छोटे बड़े काम के लिए गुरुग्राम आना होता था। फिर 2005-6 का जो नक्शा, उस समय आबादी तो बढ़ने लग गई, लेकिन विकास इतना आधा अधूरा था कि लगता था कि ये आगे जाके इसका कुछ सुधार भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2014 तक इस गुरुग्राम को एक कामधेनु, एक गाय का दूध निकालने तक ही सीमित रखा गया कि इस गाय का दूध चुंगो इतना चुना है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई वो भी आधी अधूरी बनाई गई। हमने आने के बाद पूरी योजनाओं को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले GMDA का गठन किया। इतना बड़ा विस्तारित ये शहर हो गया है, इतना फैलाव हो गया है कि बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर हर चीज यहां से चंडीगढ़ से चलती रहेगी तो ये शहर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए पूरी अथॉरिटी दे करके हमने यहाँ GMDA का गठन किया है कि अब फाइलों को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। जो काम होंगे यहीं शुरू होंगे, यहीं उनको परमिशन होगी और अधिकारियों को लेकर के GMDA की मीटिंग मुझे अगर करनी होगी बीइंग चेयरमैन, तो वो यहीं गुड़गांव में की जाएगी। इसका काम कोई चंडीगढ़ नहीं बैठ के किया जाएगा, जिसके कारण से इस काम में गति आई। ओल्ड गुड़गांव जिसको कह सकते हैं, कोर एरिया सिटी, पुराना शहर, जिसकी कोई प्लानिंग उस समय बसते समय नहीं बन पाई थी, बनती भी नहीं है। पुराने शहर तो ऐसे ही बसते चले जाते हैं। आज तो फिर भी प्लानिंग के तरीके से पहले उसका
डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, फिर उससे सेक्टर काटे जाते हैं, तब जाके उसकी डेवलपमेंट प्लान होती है। लेकिन इन शहरों में भी डेवलपमेंट बहुत कठिन होती है। मेट्रो बननी शुरू हुई, हमने कहा शहर के अंदर भी मेट्रो बना। तो खुशी की बात यह है कि हमारी प्लानिंग पूरी डीपीआर लेवल तक, बल्कि और आगे भी उसका काम शुरू हो चुका है, जो इधर हुड्डा सिटी सेंटर से मेट्रो पूरे गुड़गांव का एक राउंड लेते हुए और फिर बाद में उस साइड में सेक्टर 22 द्वारका उसके साथ जोड़ने का काम भी शुरू हो गया। केएमपी बना, बार बना, लेकिन अंदर से सड़कें केएमपी तक जोड़ने की जो क्रम है उसको भी तेज किया। जैसे मान लो इसी रोड के बारे में आज ही मैंने सुझाव दिया कि यहाँ से क्यों नहीं हम सीधा एम्स बाड़सा और वहां केएमपी के साथ जोड़ सकते। जज्जर का जो जाने वाला रोड है फरूख नगर, वहां वो तो केएमपी पर जुड़ता ही है। तो इन सब सड़कों को चौड़ा किया जाए, अंडरपास बनाने अंडरपास बनाया जाए, फ्लाईओवर बनाने फ्लाईओवर बनाया जाए। आवागमन के साधन अगर ठीक होंगे तो शहर के अंदर कंजेशन नहीं है, भीड़ नहीं है, ये सब चीजें करते हैं। उसी कड़ी में आज ये जो 2 प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन अभी किया गया है, महावीर चौक बस अड्डे के आसपास कितना ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को और कैसे स्मूथ किया जाए, तो अंडरपास जो महावीर चौक बनाया गया जिसके ऊपर 27 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और फिर ये उमंग भारद्वाज चौक से लेकर सेक्टर 9, 9A और आगे बढ़ते हुए इसका 6 लेन का ये जो प्रोजेक्ट है जिसका भी उद्घाटन हुआ है, 114 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया है। कुल 141 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय पुराने गुरुग्राम शहर और नए गुरुग्राम में जो अंतर था, वर्तमान सरकार ने उस अंतर को पाटने का काम किया है। पुराने शहर के लिए भी योजनाएं बनाई और लागू की गई। उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो विस्तार की परियोजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम का पूरा राउंड लेते हुए पालम बिहार क्षेत्र को जोड़कर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 तक मेट्रो लाइन बिछाने की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना लागू की तो उसमें गुरुग्राम को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हम गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं स्मार्टेस्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए जो केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की राशि देती है, जबकि गुरुग्राम में तो हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने GMDA के माध्यम से लागू की गई मुख्य परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुग्राम में 650 बेड क्षमता का मल्टी स्पेशलिटी शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण सेक्टर 102 में लगभग 542 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। फरीदाबाद रोड से लेकर दिल्ली जयपुर हाईवे तक सदर्न पेरिफेरल रोड को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसी दूरी में 8 फ्लाईओवर बनेंगे। इस परियोजना पर लगभग 846 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुरानी दिल्ली रोड पर अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण अंतिम चरण में है। रामपुरा चौक से पटौती रोड मार्ग को अपग्रेड किया जा रहा है। पेयजल आपूर्ति के प्रबंधों को मजबूत करने के लिए बसई में दूसरा जलघर और चंदू बुढ़ेला में जलगरवा जल संशोधन संयंत्र लगाने का लगभग 375 करोड़ रुपए का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार 3,388 करोड़ रुपए की लागत के 39 प्रोजेक्ट प्रगति पर अथवा पाइपलाइन में हैं। इस शहर को हमने स्मार्ट सिटी बनने की जब बात आई तो कहा गया कि इस शहर को क्यों नहीं जोड़ा। हमने कहा कि इस शहर को स्मार्ट सिटी थोड़े से लालच के लिए नहीं जोड़ना, हमने इसको तो हम स्मार्ट की बजाय स्मार्ट टेस्ट बनाएंगे। स्मार्ट नहीं रखेंगे, स्मार्ट टेस्ट बनाएंगे। स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार सिर्फ 500 करोड़ देती है और हमारे यहाँ 1500 करोड़ तुम्हारी FD पड़ी है, हम उसको लगा लेंगे अपने। तो मित्रों, शहर के विकास के लिए दिन रात चाहे GMDA हो, चाहे हमारे अन्य डिपार्टमेंट हो, अब गुरुग्राम ही नहीं बल्कि इसी प्रकार का विकास हमारा फरीदाबाद में भी शुरू हो गया, वहां भी FMDA बन गई है। तीसरी PMDA बन गई है, पंचकुला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है। जो शहर बड़ा होता चला जाता है उसकी अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी ये हम लगातार बनाए चले जा रहे हैं, जिससे उन शहरों का और जो है लाभ होगा। मुझे तो इतना ही कहना है कि जो प्रोजेक्ट बन गए हैं वो तो आपको समर्पित किए जा रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट भी गुरुग्राम के और बन रहे हैं जिसकी जानकारी शायद पहले हो गई होगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे श्री माता शीतला माता मंदिर की ओर से जो एक प्रस्ताव दिया गया था कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, उसका भी निर्माण शुरू हो गया है। तो मेडिकल कॉलेज अलग से गुरुग्राम बनेगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में SPR
फरीदाबाद रोड से नेशनल हाईवे 48 गुरुग्राम 8 फ्लाईओवर बनेंगे, बहुत बड़ा रोड ये SPR यानी फरीदाबाद रोड से और नेशनल हाईवे 48 से जयपुर ही है। तो वहाँ जो फरीदाबाद रोड है वहां से लेके और 48 तक 8 फ्लाईओवर बन करके एक बहुत ऐसी बड़ी ये स्कीम है। इसके ऊपर 845 करोड़ रुपए का खर्च होना है, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। अतुलकारिया चौक फ्लाईओवर अंडरपास ये भी लगभग बन के तैयार है। बहुत जल्दी 1 आध महीने में उस फ्लाईओवर का भी उद्घाटन हो जाएगा। रामपुरा चौक से पटौदी रोड ये भी 66 रोड की यानी इसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है इस रोड की, इसको भी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वाटर सप्लाई में भी जो हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है और बसई में दूसरा वाटर वर्क्स है, वाटर वर्क चंदू बुढ़ेड़ा है, ये भी 375 करोड़ की योजना है, ये बन रही है। गांव बसई के पास अस्थायी रूप से 5 एकड़ भूमि पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और प्रसंस्करण इकाई लगाए जाने के मामले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये व्यवस्था विशुद्ध रूप से अस्थायी है और यहाँ कचरा डालने के साथ ही उसकी प्रोसेसिंग व साफ सफाई भी साथ साथ होगी। इस पर भी कुछ ग्रामीणों ने ऐतराज उठाया तो मुख्यमंत्री ने उन पर भी 10 एकड़ जमीन खोजने का दायित्व डालते हुए कहा कि गांव वाले जमीन दिला दें तो हम वहीं पर इस MRF व प्रबंधन इकाई को ले जाएंगे। उसी समय बादशाहपुर के विधायक ने मुख्यमंत्री को किसी अन्य जमीन का सुझाव दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ने जो जमीन सुझाई है उसका सर्वे करके MRF और प्रोसेसिंग इकाई को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि उस स्थल को अगले सप्ताह या 10 दिन में वो स्वयं देखेंगे। ये जो विषय आया 5 एकड़ जमीन के ऊपर क्या खत्ते का, देखिए इसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट करता हूँ। हमने बंदवाड़ी का जो प्रोजेक्ट है उसको कई साल पहले शुरू किया था, लेकिन शुरू करते समय वहां बहुत बड़ा एक ढेर पहले से लगा हुआ था और कंपनी को हमने दिया तो कंपनी ने शर्त रखी थी कि हमको 10 एकड़ जमीन खाली चाहिए वहां, तब हम प्लांट लगाना शुरू कर पाएंगे, वरना लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना खाली जगह के तो प्लांट लगाएंगे कैसे, भरा पड़ा है सारा। हमने उसको खाली करना शुरू किया, जितना खाली करते हैं उतना ही मानेसर और गुड़गांव का जो वेस्ट है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 1200 टन यहाँ से जाता है। 1200 टन जाता है और उतना 1200 टन 1500 टन 800 टन बरसात में वो भी बंद हो जाता है, वो वहां से प्रोसेस होता है, जिसका प्रोसेस करके वहां जगह खाली करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से ये जो आंख मिचौनी का खेल ये चल रहा है, इतना और डंप हो जाता है, उतना साफ करते हैं, डंप हो जाता है, साफ करते हैं। हम उनको 10 एकड़ जमीन खाली करके नहीं दे पाए। अब आकर के 5-6 एकड़ जमीन खाली हुई है, लेकिन अगर प्रोसेस जल्दी करके उस प्लांट को चलाना है तो एक बार वहां ज्यादा वहां सफाई हो, कम वहां जाए, तब तो जमीन खाली हो जाएगी। तो फिर टेम्परेरी हमको एक साइड 6 महीने से लेकर 8 महीने तक चाहिए, ताकि हम उस जमीन को खाली कर। अच्छा, उसकी सफाई साफ सफाई शुरू हुई है, सफाई शुरू हुई है। अब हमने ये इंतजाम किया है कि जितना कूड़ा जाएगा साथ साथ दिल्ली साफ होगा। कुल मिलाकर पिछले 8 सालों में गुरुग्राम की तस्वीर बदलने का काम मनोहर सरकार की तरफ से किया गया। तेजी से विकास हुआ, जाम की समस्या का निपटारा करना एक बड़ी चुनौती थी, जिस पर काफी हद तक सरकार ने काबू पाया और जगह जगह फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि पराली जलाई जा रही है। लेकिन इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से बेहतरीन काम किया गया है। कई गुना तक पराली जलाने के मामले कम हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने पंजाब और दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। पराली जलेगी तो प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा और जब प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो आमजन की परेशानी बढ़ना भी लाजमी है। हरियाणा सरकार ये बखूबी जानती है कि आमजन का ख्याल उन्हें कैसे रखना है, आमजन की सुविधाओं को लेकर क्या कदम उठाने हैं। लेकिन जब बात पराली की आई तो सीएम मनोहर लाल ने सबसे पहले किसानों को पराली को लेकर जागरूक करना ज्यादा मुनासिब समझा।
नतीजा हरियाणा में पराली जलाने के केस में गिरावट दर्ज की गई। यह हरियाणा की मनोहर सरकार का ही नतीजा है कि किसान पहले के मुकाबले अब पराली को लेकर ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, जिसके तहत हरियाणा में पराली जलाने के केस में करीब 25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अक्टूबर खत्म हो चुका है और नवंबर के महीने का पहला हफ्ता चल रहा है। आमतौर पर नवंबर के महीने में बड़ी संख्या में पराली जलाने के मामले सामने आते थे, लेकिन इस साल अब तक 2249 केस ही सामने आए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% तक कम हैं। कि पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं। और इसमें उनको तकलीफ हो गई। मैंने परसों 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है। वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है, मैं इसमें क्या करूं। और हम तो किसानों को भी पराली न जलाने के लिए कितना प्रोत्साहन देते हैं। 1000 रुपया प्रति एकड़ हम किसान को देते हैं। किसानों से जो लेकर के जाता है, पराली खरीद के ले जाता है, उनको पर बेल, चाहे वो आईसीएल का हमारा एथेनॉल प्लांट है वो लेके जाए, चाहे गौशाला लेके जाए, 500 रुपया टन उनको हम देते हैं। फिर किसान को बेल बनाने के लिए या उस सारी पराली को खेतों के अंदर ही यानी बहाई करने के लिए और उसके अंदर मिलाने के लिए हम जितने भी ऑपरेटर्स है, जितने उपकरण हैं, एप्लियंसेस हैं, उन सब के ऊपर भी हम 50% किसान को सब्सिडी देते हैं। और अगर कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो सारा आता है, उसमें तो हम 80% भी यानी कुल मिला करके उनको सब्सिडी देते हैं। यानी तरह तरह के उपकरण हैं, क्या बेलर है, कटर है, रैकर है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, यानी इतने सारे इम्प्लीमेंट्स हमने खरीद के दिए हुए हैं। आज की रेट में यानी पिछले वर्ष तक 72,000 उपकरण ये हमने किसानों को उपलब्ध कराए हुए हैं। और इस साल का हमारा भी टारगेट 7,500 का और है। यानी कुल मिलाकर के लगभग 80,000 ये उपकरण जो हैं इस वर्ष के अंत तक हो जाएंगे। हम इतना काम करते हैं तब जाकर के पराली जलाने से लोग रुकते हैं। और अभी हमारे आगे की योजना तो और हैं कि सब पराली जितनी भी है वो किसान बेचे, जलाए नहीं। और उसकी बिक्री की व्यवस्था, हमारे 24 उद्योग ऐसे हैं जो सहमति दे चुके हैं कि हम पराली खरीदेंगे। पराली जलाने के केस में गिरावट दर्ज होने के पीछे जहां एक तरफ सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर है, तो वहीं हरियाणा सरकार की योजनाओं को भी पराली जलाने के केस में कमी लाने का श्रेय जाता है। हरियाणा में पराली जलाने के केस में गिरावट दर्ज की गई है, तो सवाल ये कि आखिर प्रदूषण का स्तर इतना क्यों बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके पीछे की वजह भी बताई और बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बताया कि पराली जलाने के मामले में शासन प्रशासन के प्रयास असफल होते नजर आ रहे हैं और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है, वो है पॉल्यूशन। दिल्ली की और आसपास के क्षेत्र की हालात बहुत गंभीर है। हरियाणा के अंदर भी धुआं बहुत शहरों में भरा हुआ है और ये दिवाली के आसपास पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये समस्या आती है। हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। भारत सरकार ने भी समय समय पर हमें एडवाइजरी दी है, सहायता दी है और हमने किसानों को शिक्षित किया है, गोष्ठियां की है और पराली जलाने की जो घटनाएं थी
उनमें काफ़ी कमी आई है। 2016 में 15,686 आगजनी की घटनाएं हुई, 17 में 13,085, 2018 में 9,225, 19 में 6,364 और 20 में 4,202। इस तरह से घटते घटते इस साल जो है कल तक 2300 कुछ घटनाएं हुई है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जीरो बर्निंग हो और किसान बेचारा कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, पर्यावरण को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास धान काट के गेहूं बोने का छोटा स्लॉट है और उसको अगर पराली का लाभकारी मूल्य मिल जाए, सरकार से इंसेंटिव मिल जाए, मशीनरी मिल जाए, तो पराली नहीं जलाएगा। हरियाणा सरकार ने पिछले सालों में लगभग 62-70 हज़ार मशीनरी दी है। इस साल भी हम 8,000 मशीनरी उनको दे रहे हैं। जो किसान आग नहीं लगाता उसको हम 1,000 रुपया हरियाणा सरकार के खजाने से देते हैं। जो गौशाला पराली लेके जाएगी उसको हम 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का सब्सिडी किराए पे देते हैं। पराली के उपयोग के लिए इंडस्ट्री में प्रावधान किया गया है। इंडियन ऑयल ने एक प्लांट पानीपत में लगाया है जो इस साल चालू हो जाएगा। और इस चीज़ की किसानों के हक में हमने एक फैसला किया है, कमेटी बना दी है हरियाणा में जो एमएसपी पर पराली खरीदने के लिए हमें रिकमेंडेशन देगी और हरियाणा सरकार इस दिशा में फैसला करेगी। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दोषारोपण करना बंद करें और प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाएं। हम पंजाब से 10% पराली की जलाने की घटनाएं हुई है। पिछले साल से हमने 30% कम आगजनी की घटनाएं होने दी हैं। पंजाब में पिछले साल से 20% बढ़ी हैं। उसके बावजूद जो है हरियाणा के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो प्रवृत्ति है कि हर संकट का, हर समस्या का दोषारोपण भाजपा पे कर दे, नरेंद्र मोदी जी पे कर दे, अपना प्रबंधन में कमियां हैं उनकी, अपनी व्यवस्थाओं में कमियां हैं, दोषारोपण दूसरों पे करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर का जो हाल किया है केजरीवाल जी ने, दिल्ली को रहने लायक जगह नहीं छोड़ी। उनके पास एक ही है कि दिल्ली के स्कूल बंद कर दो, OD1 लगा दो, दिल्ली के कार्यालय बंद कर दो, और हो सकता है कि वो कहें कि दिल्ली को खाली कर दो। इस तरह का नेता दिल्ली को नहीं चाहिए और हमेशा केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने वाला नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। और मैं तो एक चीज मानता हूं कि केजरीवाल जी से ये उम्मीद थी मुझे कि वो ये भी कह सकते हैं कि लोगों को भ्रम हो गया है, दिल्ली में पॉल्यूशन है ही नहीं, उनका आदत है कि दोषारोपण करें, झूठ बोलें, फिर बाद में माफी मांग ले। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा किया कि उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि हम प्रबंधन नहीं कर पाए, अगले साल तक कर देंगे। लेकिन वो चाहते तो ये समस्या इस साल की नहीं है, पिछले 6 साल से है। केजरीवाल जी के ध्यान में था, पहले वो दोषारोपण पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों पर करते आए थे, वो कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किसानों को कोई सुविधा नहीं दी। वरना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान की तरह वो भी पराली नहीं जलाते। तो मेरी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने प्रदेश की समस्याओं का समाधान खुद करें। दिल्ली में जो समस्या है
पराली की वजह से प्रदूषण की, व्हीकलर ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण की, जमुना की जो प्रदूषित कर रखी है उसकी, तरह तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान करें और हरियाणा को बार बार आरोपित ना करें। हरियाणा वो प्रदेश है जो पंजाब से अलग होकर के, जिसके बारे में ये कहते थे कि अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, हमारी जीडीपी अच्छी है, हम केंद्र के हर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हम किसी पे दोषारोपण नहीं करते। कृपा करके केजरीवाल जी, हमने आपसे SYL का पानी मांगा था, ये पराली का धुआं नहीं मांगा था। हमारे आगजनी की घटना करने के बावजूद भी आपने हमारे शहरों में प्रदूषण फैला रखा है। इसी धुएं से हमें हरियाणा को, NCR को मुक्ति दिलाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सालों की तुलना में हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2016 में 1568 मामले सामने आए थे। 2017 में ये बढ़कर 13,085 तक पहुंच चुके थे। वहीं 2018 में इनमें गिरावट दर्ज की गई और 9,225 मामले दर्ज किए गए। 2019 में 6,364 पराली जलाने के मामले सामने आए। वहीं 2020 में 4,202 मामले सामने आए। इसके अलावा 2021 में पराली जलाने के 6,987 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2022 में लगभग 31% तक पराली जलाने के कम मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर करोड़ों का अनुदान भी दिया। वर्ष 2018 से 2021 तक 72,777 मशीन 584 करोड़ अनुदान पर दी गई, जिसमें 1261 बेलर सम्मिलित हैं। वर्ष 2022 में 7,146 मशीनों पर 100 करोड़ अनुदान पर दिए गए, जिसमें 600 बेलर सम्मिलित हैं। पराली में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु कृषि महानिदेशक, टेस्टिंग संस्थान हिसार, महानिदेशक हरेडा, डीन इंजीनियरिंग कॉलेज और संयुक्त निदेशक की कमेटी का गठन भी किया गया है। साथ ही 25 लाख एकड़ भूमि के प्रबंधन हेतु निःशुल्क डीकंपोजर किट किसानों को उपलब्ध करवाई गई। साथ ही 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इन सीटू एवं एक्स सीटू प्रबंधन हेतु राज्य की अपनी स्कीम से किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि 2021 में 25 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। इंडियन ऑयल के 2G एथेनॉल प्लांट में पराली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ की किसानों को प्रोत्साहन राशि, वार्षिक 2 लाख टन पराली की खपत है। साथ ही धान की पराली की खपत करने पर गौशालाओं को अधिकतम 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम में फसल विविधीकरण हेतु धान से अन्य फसलों को परिवर्तित करने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाता है। 2020 में 44 करोड़ 77 लाख और 2021 में 30 करोड़ 96 लाख रुपए किसानों को दिए गए। इसके अलावा वर्ष 2021 में 4 लाख टन फसल अवशेषों का उद्योगों में प्रयोग हुआ। इस साल 2022 में 13 लाख टन फसल अवशेषों की एथेनॉल, सीवीजी कार्ड बोर्ड एवं बायोमास प्लांटों द्वारा खपत संभावित बताई जा रही है। इस साल 0 फसल अवशेष घटनाएं दर्ज करने वाली पंचायतें जो पिछले वर्ष रेड और येलो जोन में आती थी, उन्हें क्रमशः 1 लाख और 50,000 रुपए का इनाम दिया गया और पंचायत भूमि पर धान की पराली की बेलों की भंडारण की व्यवस्था भी की गई। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।